हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दिस इज़ यशोदा वर्मा। और बच्चे, आज हम करेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3 जिसका नाम है आरंभिक नगर। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ दो बच्चे हैं, इनके मन में जिज्ञासा जागृत हुई है कि पुराने भवन का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली से बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। ठीक है, एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों है। चलो देखते हैं हड़प्पा की कहानी। तो क्या है हड़प्पा की कहानी में। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। ठीक है, जो आधुनिक क्या है, पाकिस्तान में है। अभी जो है हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। उनका सोचना था कि हाँ, एक ऐसा खंडहर है जहाँ पर क्या है, अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे क्या करने लगे, हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंट उखाड़ कर ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बनाई। ठीक है, इससे कई इमारतें पूरी तरह से क्या हुआ, नष्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से एक है। अब यहाँ देखो, पुरातत्वविद हमने पहले चैप्टर में पढ़ा, दूसरे चैप्टर में भी पढ़ा और यहाँ पर फिर से आ गया। तो पुरातत्वविद कौन होते हैं, जो पुरानी चीज़ों को खोजने में मदद करते हैं, ढूंढते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि इस स्थल को ढूंढा, तब पता क्या चला कि ये खंडहर जो है उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से एक है। कौन सा, हड़प्पा सभ्यता। ठीक, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थल में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। ठीक, यह एक बार दोबारा देख लेते हैं। इस नगर की खोज जो है सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में जो भी मिला, इस तरह की सभी पुरास्थल में जो इमारत और चीज़ें मिली उन्हें हमने क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहने लगे। ठीक, इस शहर का निर्माण जो है वो कहते हैं कि 4700 साल पहले हुआ था। यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ क्या है, ये नगर जो है आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के प्रांतों से मिले हैं। ठीक है, इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन। हमने जो है चैप्टर 2 में भी देखा था, मिट्टी के लाल बर्तन जो घड़े टाइप में थे, जिसमें हम सोचते थे कि भैया वो अनाज को या तो इकट्ठा करने के काम में लाते होंगे या बर्तन खाना बनाने के काम में। ठीक, जिन पर क्या होते थे, काले रंग के चित्र बने होते थे। पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे लंबे ब्लेड, ये सब कहाँ मिले, तो भैया हड़प्पा सभ्यता में मिला। ठीक, आज वो देखते हैं, इस पे एक झलक डाल के देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं कि इन नगर की विशेषताएं क्या थी। अब बताओ, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, चलो उनके बारे में भी एक बार जान लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि इस नगर में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में बांटा गया था। ठीक, अगर आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ा होगा या जाना होगा तो आपने देखा होगा कि क्या होता है, उसे 2 भागों में बांटा गया था, एक उचला एक नीचे। ठीक है, एक ऊंचा एक नीचे। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया था। तो प्राय क्या कह रहा है कि पश्चिम भाग छोटा और लेकिन इसकी ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी भाग बड़ा लेकिन ये निचले हिस्से में बना था। मैंने बोला ना कि 2 भाग में बांटा गया है, ऊपर और नीचे। क्या कह रहा है कि पश्चिम भाग का जो था, पश्चिम वाला पोर्शन था वो ऊंचा था और छोटा था, वही पूर्वी भाग क्या था, बड़ा था और नीचे था। ठीक है, निचले वाले हिस्से में था। यहाँ आप देख सकते हैं कि पश्चिम भाग जो है छोटा और ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी भाग जो है नीचे और निचले इलाकों में बना था, और ये क्या, इसका हिस्सा बड़ा था। ठीक,
ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा, नगर दुर्ग कहा। एक बार ये ध्यान रखना कि ऊंचाई वाले भाग को जो थे, ये ऊंचाई वाला भाग था, इसको क्या बोला, नगर दुर्ग कहा। वही निचले वाले भाग को क्या बोला, निचले वाले हिस्से को इन्होंने बोला निचला नगर। ठीक, ये ध्यान रखना, ऊंचाई वाले भाग को बोला नगर दुर्ग और निचले वाले भाग को बोला निचला नगर। ठीक, दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। इनकी जो चार दीवारियां थी पक्की हुई ईंटों से बनाई गई थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद भी आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। मतलब कि ये कह रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो दीवारें थी बहुत ही पक्की ईंटों से बनी हुई थी। ठीक है, दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहें, इस तरह से चिनाई किया जाता था। ओके, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा। क्या कहा, महान स्नानघर। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। अब एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि तालाब को बनाने में किस चीज़ का यूज़ होता था, तो भैया ईंट और प्लास्टर का यूज़ हुआ था। और मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे क्या पुरातत्वविदों ने क्या बोला, स्नानघर के नाम से नामांकित किया। ठीक है, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। ठीक है, क्योंकि पानी अगर रिसता रहेगा तो क्या होगा, पानी जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, प्लास्टर के ऊपर जो है चारकोल की परत चढ़ाई। ठीक, इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। अब जो ये सरोवर था ना, तो ये दोनों साइड से इसमें क्या थी, सीढ़ियां बनाई गई थी उतरने के लिए। ठीक है, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, और इसके चारों ओर क्या था, कमरे बनाए गए थे। ठीक, इसके चारों ओर इसमें भरने के लिए पानी जो है कुओं से निकालते थे। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि भैया तालाब में पानी अपने आप आता था या कहाँ से आता था, तो भैया उसमें भरने के लिए हम कुओं से पानी निकालते थे, फिर उसमें भरते थे। ठीक, उपयोग के बाद इसे क्या करते थे, दोबारा खाली कर दिया जाता था, क्योंकि ये रिस तो सकता नहीं, क्योंकि हमने क्या किया, उस पर चारकोल की परत चढ़ा रखी थी। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान करते होंगे। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हम तो भैया वहाँ पर थे ही नहीं उस टाइम, तो ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो स्नान घर थे, इसका यूज़ जो है विशिष्ट समय या विशेष अवसर पर किया करते होंगे लोग। ठीक, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल में क्या मिला है, अग्निकुंड मिले हैं। ये चीज़ ध्यान रखना कि भैया कहाँ कहाँ अग्निकुंड मिला है, तो भैया कालीबंगा और लोथल में जो कि मिले हैं अग्निकुंड। ठीक है, यहाँ संभव है कि यज्ञ किए जाते होंगे। अब भैया जब अग्निकुंड मिल रहे हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पे क्या यज्ञ किए जाते होंगे, तभी ना अग्निकुंड मिल रहे हैं। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। तो यहाँ 2 पॉइंट नोट करने लायक है कि पहला तो हमारा जो है कालीबंगा और लोथल में क्या अग्निकुंड मिले, और दूसरा ये अग्निकुंड क्या चीज़ के लिए यूज़ होता होगा, ऑफकोर्स यज्ञ करने के लिए यूज़ होता होगा। और दूसरा क्या है कि जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे जो जगह थे, वहाँ पर क्या बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, ये स्नान घर के एक बार चित्र देख लीजिए। ये देखो, ये हमारा क्या है, ये स्नान घर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सीढ़ियाँ लगाई गई हैं, सीढ़ियाँ हैं दोनों साइड से। ठीक है, दोनों साइड से सीढ़ियाँ हैं, और क्या चारों साइड जो है ये घर बने हुए हैं। ठीक है, चारों साइड जो है घर बने हुए हैं। चलो आ जाओ नीचे देखते हैं। यहाँ देख रखा है कि हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। ये जो हड़प्पा का नगर था, वहाँ पर देखो ईंटों से चिनाई कर रहे हैं ये अंकल जी। क्या कर रहे हैं, ईंटों से जो है इसकी चिनाई कर रहे हैं। ठीक है, आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं, भवन, नाले और सड़कें। अब इस समय जो है भवन, नाले और सड़कें कैसी थी। एक बात पता है आपको, ये जान के हैरानी होएगी कि इस समय जो है भवन, नाले, सड़क जो है हमारे द्वारा बनाए, जो अभी जा रहे हैं इतने डेवलप टाइप में जो नाले और घर सड़क बनाए जा रहे हैं, सेम इसी तरीके का लगभग उस टाइम भी होता था। ठीक है, अब देखो कैसे, इतना तो शायद हम इतने डेवलप होने के बाद भी नहीं सोच सकते जितना उस टाइम लोग डेवलप हो गए थे। खैर देखिए, इन नगरों के घर आमतौर पर क्या 1 या 2 मंजिले होते थे, 1 या 2 मंजिल होते थे। फर्स्ट पॉइंट नोट कर लेना। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर का जो आंगन था, इसके चारों ओर क्या कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था। ज़्यादातर घरों में क्या नहाने के लिए एक घर अलग से हुआ करता था। कुछ घरों में क्या कुएं भी होते थे, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा बच्चा कि जो ये तालाब थे, तो इसमें अपने आप पानी तो आता नहीं होगा, तो पानी कहाँ से भरे जाते थे, कुओं से। तो कुएं भी होते थे कई जगह। ठीक, कई नगरों में ढके हुए नाले थे। देखो, यही मैं बताना चाह रही थी कि देखो आजकल क्या है, नाले ढके हुए रहते हैं, है ना,
उस समय भी जो है नाले ढके हुए थे और इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था और हर नाली में हल्की सी ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। ये चीज़ जो ढलान वाला पोर्शन है ना बच्चा, अभी भी लोग नहीं करते हैं। अभी के टाइम में मैं कह रही हूँ, अभी भी जो लोग नाली बनाते हैं इतना काम तो वो भी नहीं करते जितनी बारीकी से उस टाइम बनाया करते थे हड़प्पा के टाइम में। क्या है, एक बार और दोबारा देखो कि ये जो नाले थे ढके हुए हुआ करते, ठीक है। नाले तो देखो अब भी ढके होते हैं, तो उस टाइम भी ढके होते थे। मतलब ये चीज़ देखो कितना पहले ही डेवलप हो चुका था। और इनको इस तरीके से बनाया जाता था कि हर नाली में हल्की सी ढलान होती थी और बीच में क्या, पानी जिससे कि आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को क्या करते थे, सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था। देखो एक चीज़ और, घरों की नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था। ये भी है ना डेवलप टाइम का। देखो अभी के टाइम लोग करते हैं ये चीज़ पहले ही होता आ रहा था। तो क्या कह रहा है, घरों की नालियों को क्या करते थे, मेन जो सड़क होती थी उनकी नालियों से जोड़ दिया जाता था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। जो बाद में बड़े नालों में मिल जाते थे, देख लो कितने डेवलप हो चुके थे, किस तरीके से बनाया, हाँ कितनी बारीकी से बनाया गया। देख लो पहले क्या, पहला पॉइंट कि नाले ढके रहते थे, दूसरा उसमें ढलान होती थी, तीसरा जो है घरों की नालियों को अक्सर सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था और जो सड़क की नालियों को क्या बड़े नालियों से जोड़ दिया जाता था। सोच सकते हो तुम कितनी डेवलप हो गए थे उसी टाइम ही। ठीक है, इतनी सोच उनकी विकसित हो चुकी थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे। अब देखो ये है मेन पॉइंट, नाले ढके होते थे इसलिए क्या, कहीं ना कहीं कूड़ा करकट फंस के पूरा नाली जो है जाम हो सकता है, इसीलिए क्या जगह जगह पे क्या मेन होल बनाए जाते थे। देख लो, बस ये देख लो कितने डेवलप हो चुके थे उस टाइम हम। खैर, इनके ज़रिए क्या, इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। इन जो मेन होल थे इनके ज़रिए क्या, उसकी देखभाल और सफाई करने के लिए मेन होल बनाए जाते थे। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। ये जो घर, नाले का जो निर्माण होता था इन सब का जो है एक साथ ही कर दिया जाता था। ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। जैसे अभी के टाइम अगर आप देख लो, दिल्ली की हालत देख लो, क्या होता है, इलेक्शन आता है सड़क बनवा देते हैं, फिर बारिश, फिर उसको किसी न किसी बहाने तोड़वा दिया जाता है। फिर बारिश के टाइम में क्या होता है, हर एक रोड एकदम गंदा बुरी तरीके से कह दो जर्जर जो स्थिति हो जाती है। कहीं पर भी ऐसा रोड नहीं है कि भैया साफ़ है। मतलब इनका क्या है, पहले की नालियों, पहले की सड़कें कितनी पक्की हुआ करती थी। ठीक है, उस टाइम की बात है। उस टाइम के घर भी इतने पक्के होते थे कि जो कि आज तक हमें दिखते हैं, है ना। और आज के टाइम में देखो घर हम बनाते हैं, कहीं बाढ़ से ढह रहा है, कहीं गिर रहा है, कहीं टूट रहा है। और सड़कों का तो भाई हाल ही जो है इतना बुरा हाल है कि कुछ हम कह नहीं सकते हैं। खैर, आज वो अपने टॉपिक पे आते हैं, नगरीय जीवन। हमारा नगरीय जीवन कैसा था उस समय हड़प्पा के टाइम में। तो देखो बच्चा, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। क्या, यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये लोग प्लानिंग करते थे किस तरह से जो खास इमारत बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, नए तरीके से बनाया जाए। ठीक है, यहाँ के ये संभव है कि यहाँ के शासक थे, यह भी संभव है कि यहाँ शासन लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। यहाँ बोला जा रहा है कि ऐसा तो पक्का माना जा सकता है कि यहाँ पर जो है शासक थे, और ये भी कह सकते हैं कि शासक जो है चीज़ों को दूर दूर से नए नए बहुमूल्य चीज़ों, पत्थर को मंगवाने के लिए लोगों को भेजा करते थे। ठीक, शायद शासक लोग जो है खूबसूरत मन को तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। अब ऐसा हम मान रहे हैं कि जो वो लोग थे, जो शासक थे, वो क्या महंगी महंगी चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। ये सब जो है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आई डोंट थिंक ये सब पॉइंट ना आएगा एग्जाम में। मेन पॉइंट को ध्यान देते हुए चलना, ठीक है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन यहीं से फंसते हैं। ठीक, इन नगरों में लिपिक भी होते थे। अब बताओ, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे। ठीक है, कहाँ लिखते थे, मोहरों पर लिखते थे। शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। अब देखो ऐसा कह रहे हैं कि मोहरों पर लिखते थे। लिपिक क्या होता है, लिखने वाले। ठीक, तो ये क्या करते थे, मोहरों पर लिखते थे। क्यों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें जो है मोहरों के ऊपर लिखे हुए चीज़ें पाई गई हैं। लेकिन इस टाइम कह रहे हैं कि ये शायद किसी और चीज़ पर भी लिखते होंगे जो हमें नहीं दिख पाई, जो क्योंकि बच ही नहीं पाई होगी, जो डस्ट हो गई होगी, तो हमें कहाँ से दिख पाएगी, है ना। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। यहाँ कह रहा है कि इसके अलावा जो है शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे और अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे, है ना। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। साथ ही
वे सुदूर देशों की किस्से कहानी। अब एक जगह से दूसरी जगह अगर आप जाओगे तो ऑफकोर्स वहाँ की बातें, वहाँ की बोली चाली, खान पान, पहनावा, सब चीज़ से परिचित होगे। तो वहाँ से भैया ये वस्तुएं तो लाते ही थे, साथ में साथ वहाँ की कहानी किस्से के बारे में भी इनको जानकारी मिलती थी। ठीक है, मिट्टी से बने कई खिलौने में भी मिले हैं जिनमें बच्चे खेलते होंगे। अब यहाँ बताया जा रहा है कि मिट्टी से बने ये देखो खिलौने, आप देख सकते हो कि खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे शायद खेला करते होंगे। देख रहे हैं आप खिलौने, ये खिलौने है ना। अब आ जाओ ये थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ ये देख लो, ये मेन होल है। ये देखो ये सड़कें किस तरीके से जो है, ये सड़कों में लंबी सीधी सी नालियाँ हैं, है ना। और ये देखो ये मेन होल है। ये मेन होल हुआ करता था जो कि साफ़ सफाई के लिए बनाए जाते थे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना हुआ नाला है। जो मैंने दिखा दिया, सबसे ऊपर क्या है, मोहनजोदड़ो की सड़क है और उसमें बना हुआ नाला है। देख लो आप, ये दोनों साइड जो है नाला है ना। और दूसरा क्या है, ऊपर एक कुआं है और बाईं और नीचे हड़प्पा का एक मुहरा है। देखो ऊपर ये कुआं है, ये वो होल नहीं है, ये कुआं है। ठीक है, कुआं है ये। ठीक, और ये जो है ये मोहरे हैं जिस पे लिखावट की गई है, लिपिक किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक मोहरा है और इस मोहरे के ऊपर के चिन्ह के एक जो है खास लिपि है। इस पे जो चिन्ह जो दिख रहा है ना, ये खास तरीके की लिपि है। ठीक है, उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। सबसे पहले इसी टाइप में ये लिखा जाता होगा। ठीक, विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। और दाईं ओर क्या दे रखा है कि पक्की मिट्टी के खिलौने दिए हुए हैं। ठीक है, आ जाओ देखते हैं अब इस पे नगर और नए शिल्प क्या है। नगर और नए शिल्प, आ जाओ क्या है। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर क्या थे, पत्थर के, तांबे, शंख, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। जो पुरातत्वविद थे, जो पुरानी चीज़ों को देखते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उनको क्या क्या मिला बच्चा, तो पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं की बनी हुई कई सारी चीज़ें मिली। ठीक, तांबे और कांसे के औजार मिले, हथियार मिले, गहने, बर्तन बनाए जाते थे इन सब चीज़ों से। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु में है मनके और बाट और फलक। यहाँ देखो, ये देखो हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मुहरे बनाते थे, है ना। इन आयताकार मुहरों पर सामान्य जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ये देख लेते हैं बाट के बारे में कि ऊपर जो है पत्थर के बाट, देखो ये बाट, ये देख सकते हो पत्थर के क्या हैं, बाट हैं। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया। यहाँ एक पॉइंट जो है नोट करने लायक है कि किस पत्थर से बाट को बनाया गया है हड़प्पा के टाइम में। तो बच्चा चट पत्थर के से जो है बनाया गया। इस पत्थर का नाम क्या था, चट पाट नंबर नाम था। ठीक है, इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसको जो है बहुमूल्य पत्थर और धातु को तोड़ने के लिए बनाया गया होगा, क्योंकि हम तो भैया वहाँ पर उस टाइम थे नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि किस चीज़ के लिए बना है। तो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इस जो चट नाम के पत्थर से जो हमने बाट बनाया था वो शायद महंगी चीज़ों को तोलने के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, मध्य में बाएं मनके। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, मनके, ये जो है ये मनके दिख रहे हैं। ठीक है, मनके, इनमें कई कार्नियस पत्थर से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए गए, इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। ये देखो पत्थरों को काट कर जो है मनके बनाई गई। ये देखो ये है ना, ये सारे मनके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये भी एक बहुत ही बढ़िया कलाकृति में से एक है। ये दाढ़ी वाले बाबा को देख सकते हो, कितनी बारीकी से ये बनाया गया है पत्थर से। सब इसे माना जाता है कि संभवतः 7000 साल पहले मोहनगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान। अब यहाँ देखो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला, कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बना दिया जाता है। ठीक है, कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन, चांदी का फूलदान का ढक्कन है। अब कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ठीक, पक्की मिट्टी, फेन से बनी हुई तकलियाँ, सूत, कताई का संकेत, ये सब हमें
इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया होगा। जो भी चीज़ें हमें मिली हैं, ऐसा माना जाता है कि इसमें जो है अधिकांश चीज़ों का जो आविष्कार है वो विशेषज्ञों के द्वारा किया गया होगा। विशेषज्ञ उन्हें कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं। ठीक है, कैसे हम बोलते हैं आज के टाइम में स्पेशलाइजेशन, है ना। जैसे दांतों के डॉक्टर दांतों में स्पेशलाइजेशन करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से, या किसी चीज़ में जो है महारत हासिल कर रखी हो, है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, विशेषज्ञ। तो सेम यही चीज़ पहले भी होता था। हम ऐसा मानते थे कि विशेषज्ञों के द्वारा कई चीज़ें बनाई जाती थी जो विशेष प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त करके वो चीज़ बनाने के लिए लायक हुआ करते थे। जैसे कि पत्थर तराशना, मनके को चमकाना, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पेज नंबर चित्र में मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही एक काम है। जो हमने अभी देखा था ना, ये मूर्ति, इसके बारे में ये बता रहा है कि किस तरीके से, कितनी बारीकी से ये चीज़ जो है बनाया गया है, कितनी बारीकी से इसके कान, आँख, नाक, लिप्स, ये जो डिज़ाइन है कपड़ों का, कितनी बारीकी से बनाया गया है, इसके बारे में बताया गया है कि कितने जो विशेषज्ञ लोगों के द्वारा ये चीज़ जो है बनाई गया होगा। ठीक, अब यहाँ बताया गया है कि भैया हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। ये तो भैया हम जानते हैं कि हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं हैं। अब इस चीज़ की हमें जानकारी नहीं है कि ये काम पुरुष के द्वारा किया जाता था या महिलाओं के द्वारा। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष होंगे। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद पुरुष और महिलाएं दोनों ही कुछ जो है लोग इसमें दक्ष होंगे। अब फेंस के बारे में जान लेते हैं। फेंस, ये देखो, है ना, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। पत्थर और शंख जो है प्राकृतिक रूप से हमें पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। फेंस को कैसे बनाते हैं, कृत्रिम रूप से लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। अब कैसे बनाते हैं वो देखो। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को, बालू या स्फटिक पत्थर को क्या करते हैं, चूर लेते हैं। चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। उनमें क्या करते हैं, गोंद मिलाते हैं, गोंद से जो है वस्तुएं बनाती हैं। उसके बाद जो है उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, पहले बालू को जो है, बालू के जो चूर्ण होते हैं उसको इकट्ठा करते हैं, उसमें गोंद मिलाते हैं। गोंद मिला करके जो है वो क्या हो जाता है, क्ले की तरह बन जाता है। उसके बाद चीज़ों को बनाई जाती है, और बनाने के बाद क्या, उस पर एक चिकनी सी परत चढ़ाई जाती है। चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री होते हैं। ठीक है, नीले या हल्के समुद्री होते हैं। ठीक, फेंस से मनके, चूड़ी, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब ये क्या कह रहा है, जो हमने पहले मान लिया ना कि जो चिकनी परत होती है उसके रंग प्राय नीले और हल्के समुद्री रंग के होते हैं, जैसे कि चित्र में आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि फेंस जो थे इससे हमें क्या, मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाया हम करते थे। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर कच्चे माल की खोज। ठीक है, कच्चे माल की खोज। कच्चा माल अब कहाँ से आता था, तो और किसे कहते हैं, तो कच्चा माल उन पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसी किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, कच्चा माल उन पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो, है ना, या किसान या पशुपालक जो उसको उत्पादन करते हो, या लकड़ी या धातु या अयस्क या प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल के जो हैं उदाहरण है। ठीक है, इनमें फिर कई तरह की जो चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों के द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। जो किसान कपास के जो उगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कच्चा माल। इसके बाद कताई बुनाई करके इससे क्या होता है, कपड़ा बनाया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें मिली। ठीक है, हड़प्पा में कई चीज़ें मिली, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। इसका क्या कहना चाह रहा है कि भैया ये कह रहा है कि जो हड़प्पा में जो था, ये सोना, चांदी, लोहा, बहुमूल्य पत्थर, ये सब क्या करते थे, बाहर से आयात करते थे, मतलब कि वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, है ना। आज हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयताकार संभवतः आज के राजस्थान से करते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि हड़प्पा के लोग जो है ना, तांबे का जो आयात करते थे वो ऐसा माना जाता है कि अभी के टाइम में वो राजस्थान में उपलब्ध है, जहाँ से वो तांबे को मंगवाया करते थे। ठीक है, राजस्थान से तांबे को मंगवाया करते थे। एक मेन पॉइंट यहाँ नोट कर लेना। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश
ओमान से भी जो है तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए क्या करते हैं, तांबे से के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान या अफगानिस्तान से किया जाता था। तो हम टिन का आयात कहाँ से करते थे, दो चीज़ यहाँ पे नोट करने लायक है। पहला क्या है, तांबे का जो आयात करते थे वो अभी के टाइम राजस्थान का पार्ट है, ठीक है। और दूसरा क्या है, कांसा बनाने के लिए जो तांबे का साथ जो हम टिन लाते थे, तो टिन हम कहाँ से लाते थे भैया, अफगानिस्तान या फिर ईरान से लाते थे, ठीक। सोने का आयात कहाँ से करते थे, अब यहाँ देखो सोने का आयात कहाँ से करते थे, अभी के टाइम में वो क्या है, आधुनिक कर्नाटक या बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है गुजरात से करते थे। ईरान और अफगानिस्तान से भी किया जाता था। तो यहाँ एक चीज़ ये कर लेना काम कि कौन कौन से देश से, कौन कौन से जगह से क्या क्या चीज़ आयात किया जाता था, ये चीज़ आप एक कॉपी में नोट कर लेना ताकि वो चीज़ें साथ से याद रहें, ठीक है। यहाँ एक दिखा रखा है कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इस चित्र को ध्यान से देखो, ऊपर वाले चित्र को देखो ध्यान से। ये यहाँ पहिया है, ये जो है कुछ मतलब गाड़ी टाइप में है जिसके ऊपर सामान को लाद करके यहाँ से खींच करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया करते होंगे वहाँ के लोग, ठीक है। आज यहाँ पे अब देखते हैं क्या है, नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। अब जो नगर में लोग रहते थे उनके लिए भोजन कहाँ से आता था, चलो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि नगर में ही रहते थे, गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहों की शहरों में रहने वाले शासक, लेखक, दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग जो है, यहाँ देखना ध्यान से, गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों आदि उगाते थे। मतलब कि क्या, ये खाना बनाने का सब चीज़ उगा लिया भैया। सरसों से तेल हो गया, तिल हो गया, है ना, धान भी हो गया, चावल भी हो गया, मटर भी हो गया, जौ भी हो गया, गेहूँ भी हो गया। तो मतलब एक तरह से दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जितना जो चीज़ बना सकते हैं सारी चीज़ें ये उगा ही लेते थे। एक बार फिर से देख लो, रिपीट करते हैं। गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों का तेल उगाते थे हड़प्पा के लोग, ठीक। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो बचे नहीं। ऐसा कह रहे हैं कि हड़प्पा काल में जो हल, गेहूँ जुताई करने के लिए हल का यूज़ करते होंगे, ठीक है, लेकिन हल जो है नहीं मिले हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या, इन्हें हल के रूप में खिलौने मिले हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि भैया उस टाइम के लोग जो हैं हल का यूज़ करते होंगे। चलो आगे देखते हैं। प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया होगा और ज़रूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर बारिश जो है ना कम होती थी, तो इसलिए क्या, वो सिंचाई के लिए पानी को या तो इकट्ठा करते होंगे या तो बचा के रखते होंगे, ठीक। हड़प्पा के लोग अब देखो कौन कौन से जानवर को पालते थे उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि हड़प्पा के लोग जो है गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पालते थे। क्या, गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। क्यों भैया, देखो गाय, भैंस, भेड़, बकरी सबसे दूध मिल रहा है ना। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाहें होते थे। बस्ती के आसपास क्या, तालाब होते थे, चारागाहें होते थे। लेकिन सूखे के महीनों में क्या होता था, मवेशियों के झुंडों को चारा पाने की तलाश में दूर दूर तक ले जाते थे ये लोग। वे बैर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे, ठीक है, भोजन ग्रहण करने के लिए। यहाँ देख लेते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, ठीक है। गुजरात में हड़प्पा कालीन का किस तरह से जो है विकास हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं और जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलो आ जाओ। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर जो है बसा था। एक देखो धौलावीरा नगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कहाँ पर था भैया, कच्छ के इलाके में था, ठीक है, खदीर बेत के किनारे, ठीक है। वहाँ साफ पानी मिलता था। धौलावीरा में क्या, साफ पानी मिलता था और ज़मीन क्या थी, उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, दो भागों में बटे हुए थे, वहीं धौलावीरा के नगर को 3 भागों में बांटा गया था। अब देखो हड़प्पा सभ्यता को क्या है, 2 भागों में बटा था, एक पूर्वी एक पश्चिमी। पूर्व में क्या था, कम था, कम जनसंख्या थी लेकिन वो ऊंचाई पे था। पश्चिम में क्या था, ज़्यादा आबादी थी लेकिन वो क्या, नीचे स्थान पे था। अब यहाँ ये क्या बोल रहा है कि हड़प्पा को तो भाई 2 में बांटा, लेकिन धौलावीरा को कितने में बांटा, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं।
जैसे हमने हड़प्पा में भी देखा था कि भैया उसको बाउंड्री करा रखा है हड़प्पा सभ्यता को भी, तो उसी तरीके से इसमें भी क्या करा है, इसके चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ठीक है, इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, और इसके अंदर जाने के लिए क्या बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। इस नगर में क्या एक खुला मैदान था जहाँ क्या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहरे जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। अभी क्या कह रहा है कि हड़प्पा के जो लेख थे ना ज़्यादातर मुहरों पर छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। अब यहाँ देख लो, गुजरात की खंबाती खाड़ी में मिलने वाली साबरमती एक उपनदी किनारे बसा लोथल नगर एक ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। अभी लोथल के बारे में कह रहा है कि लोथल कहाँ बसा था भैया, साबरमती के आसपास। ठीक है, साबर नदी की एक नदी थी, उसके आसपास जो है लोथल नगर बसा था। अब यहाँ पर क्या, यहाँ की जो पत्थर क्या है, कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ठीक, यहाँ पत्थर, शंख, धातु से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अब यहाँ देखो क्या, एक नदी थी, साबरमती नदी थी, वहीं पे क्या लोथल बसा हुआ था। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि पत्थर, शंख, धातु जो है आसानी से मिल जाते थे। और अगर ये चीज़ें यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी तो भैया क्या ये केंद्र नहीं हो जाएगा चीज़ों को आयात निर्यात करने का या बनाने का, है ना। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप से मिले हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस भंडार गृह से कई जो है ना मोहर मिले हैं मतलब कि सील मिले हैं, और जो कैसे गीली मिट्टी के पर क्या करते हैं, दबाने से उसको छाप को बना देते हैं, ताकि अगर कोई खोले बीच में तो पता चल जाए कि भैया इसको खोला गया है। क्योंकि वो खोल लेंगे, मिट्टी से बेशक ढक देंगे, लेकिन जो है मोहरे कहाँ से बनाएंगे, वो जो मोहर है ना, इसीलिए। अब यहाँ देखो लोथल का बंदरगाह, ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। यहाँ जहाँ समुद्री के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी, संभवतः यहाँ पर माल उतारा चढ़ाया जाता होगा। अब यहाँ हम अंदाजा लगा रहे हैं कि देखो ये लोथल का जो क्या है, ये तालाब है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर हो सकता है कि जब आयात निर्यात होता होगा तो सामान को यहाँ उतारा करते होंगे। ठीक है, क्योंकि भैया हम यहाँ पर क्या हर चीज़ को क्या कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। आज नेक्स्ट पे क्या है, यहाँ एक इमारत मिली है, कहाँ बताओ, कहाँ मिली इमारत, हाँ बिल्कुल सही, जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं, पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं, मनके भी मिले हैं, बने हुए, अध बने हुए, सभी तरीके के मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि किस तरह से जो है सील किया जाता था। ठीक है, जैसे कि कोई भी हमने प्रोडक्ट को, मतलब कोई भी माल को हमने क्या किया, पैक कर दिया। अब पैक करके उस पर क्या करते थे, हम गीली मिट्टी का लेप लगा देते। उसके बाद क्या, जो हमारे पास जो चिन्ह होते थे, साइन होते थे या मुहर होते थे, उसको हम इसके ऊपर दबा देते थे, ताकि यहाँ से जो है जब तक जहाँ पे पहुँचाना ना हो, जहाँ निर्यात करना हो, वहाँ तक पहुँच जाए इजीली बिना किसी के खोले। और अगर कोई खोलेगा, मान लो अगर कोई खोलेगा तो सील को खोल तो लेगा, फिर उसमें मिट्टी लगा देगा, लेकिन वो चिन्ह कहाँ से लाएगा, जो ये मुद्रा लगाते थे कि भैया हाँ यहाँ से जो है सील हो चुका है ना। तो चलो इसको देख लेते हैं। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। ठीक है, थैले को बंद करने के बाद उनके मोहरों पर क्या गीली मिट्टी का पोत लगाते थे, उन पर क्या मोहर लगा दी जाती थी, और मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। जो मोहर को छाप हम लगाते हैं, यहाँ देख सकते हो इस तरीके से, उसे हम क्या बोलते हैं, मोहरबंदी। अगर आप टूटी हुई नहीं होती, अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती तो ये लगता था, ये साबित हो जाता था कि भैया ये जो है सामान के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की गई है। चलो अब देखते हैं कि किस तरह से सभ्यता का अंत हुआ है, क्योंकि सभ्यता के अंत के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, बस अंदाज़ा लोग लगाते हैं कि हाँ भैया किस तरीके से इसका अंत हुआ होगा। तो चलो देखते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला यहाँ पर। अचानक क्या हुआ, लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बढ़ने लगे। जल निकास जो है प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। ठीक है, क्या क्या कह रहा है देख लो, किस तरह से बदलाव हुआ है। ये सब ऐसा क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वान मानते हैं कि नदियाँ सूख गई होंगी, कुछ का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया होगा। यही कारण है कि
जो ईंटें हैं पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े-बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होंगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं पता चलता कि किस सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर जो है कुछ ही जगह पे हुआ होगा, तो सारा का सारा शहर किस तरह कैसे खत्म हो गया, है ना? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। ये जो भी परिवर्तन हुआ, इसका जो असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूरब और दक्षिण के इलाकों में नई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में हम अध्याय जो है 5 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।